है विद्यार्थियों, आज दशमांश चक्र की इस 5वीं कक्षा में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, से आप दशमांश चक्र द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी की पराकाष्ठा भी कह सकते हैं। आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप मेंबर अनुपम कपिल ने व्हाट्सएप मैसेजिंग के दौरान भारतवर्ष के नहीं, अभी तो विश्व के प्रख्यात ज्योतिषी एवं ज्योतिष पर अनुसंधान करता श्री CS पटेल का दिया। अब अष्टक वर्ग पर तथा अन्य विषयों पे श्री CS पटेल द्वारा की गई रिसर्च बहुत मूल्यवान समझी जाती है। इस संदर्भ में मैंने आज ये निर्णय किया कि क्यों ना श्री CS पटेल के दशमांश चक्र को ही एनालाइज किया जाए। तो अब मैं श्री CS पटेल के दशमांश चक्र को एनालाइज करने जा रहा हूं, पर उससे पूर्व मैं कुछ और बातें आप सभी को बतलाने जा रहा हूं। जो लोग मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं या अन्य सोशल साइट्स पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वे सभी जानते हैं कि वर्षों पूर्व मैंने कुछ ज्योतिष संबंधी शोध के पेपर्स पब्लिश किए थे फेसबुक या कुछ और सोशल साइट्स पे। उसमें कौन ज्योतिषी हो सकता है, इसके बारे में महत्वपूर्ण सूत्र अपने अनुसंधान के अनुसार बतलाए थे। मैं उनमें से कुछ सूत्रों की पुनरावृत्ति करना चाहता हूं। उसमें पहला सूत्र मैंने बताया था कि कर्क और सिंह लगन के जो ज्योतिषी होते हैं वो बहुत ही ऊंचाइयों को पा लेते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि जिनकी दशमांश लगन, यानी लग्न में अगर दशमांश वृष या वृश्चिक का होता है, वो यदि ज्योतिष से संबंध में किसी चीज से यदि आमदनी नहीं करते तो व्यर्थ है। ये दो महत्वपूर्ण मैंने बतलाए थे। और हाँ, एक और मैंने बहुत पहले लेख निकाला था, वो भी मेरी रिसर्च पर आधारित था, जिसमें मैंने कहा था यदि आप ज्योतिषी हैं तो अपने जन्म पत्र में देखिए आपकी सूर्य लग्न, चंद्र लग्न या जन्म लग्न मिथुन, तुला या कुंभ में होगी। ये मैंने बताया था, लिखा था मैंने।
ये सफल ज्योतिषी के लक्षण मैंने लिखे थे। तो जब हम CS पटेल का जन्म पत्र देखते हैं, वो जन्म पत्र मैं इसमें दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये दशमांश का विषय मैं दशमांश तक ही रखूंगा। तो बहरहाल CS पटेल कर्क लग्न में थे और उनकी चंद्र राशि तुला थी। तीसरी बात, प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं एक बार श्री CS पटेल का दशमांश चक्र आपको दिखलाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये दशमांश चक्र श्री CS पटेल का है। यदि आप इसमें देखेंगे तो इसमें मैंने सर्वाष्टक वर्ग के भी बिंदु दे दिए हैं, शुभ रेखाएं, बल्कि मैं शुभ रेखाएं कहूंगा, क्योंकि महर्षि पराशर ने रेखाओं को शुभ माना है। तो और मैंने जहां जरूरत हो रही है दशमांश चक्र, अब यह मैं बात ये पूर्णतः स्पष्ट कर दूं कि ये जो आप कहीं कहीं मैंने ग्रहों के नीचे उनकी रेखाएं लिखी हैं, वे सब दशमांश का सर्वाष्टक वर्ग है। ये राशि सर्वाष्टक वर्ग से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ये उनके दशमांश का जो सर्वाष्टक वर्ग है वो, और जहां जहां ग्रहों के नीचे रेखाएं दी हुई है वो सूर्य आदि ग्रहों के दशमांश के अष्टक वर्ग है। भाई इतना ध्यान रखिए। तो आप देख सकते हैं कि श्री CS पटेल के जो दशमांश लग्न है वो वृष है। अब इन्होंने ज्योतिष से आमदनी करी है। अब कैसे, मैं इनके बारे में अधिक नहीं जानता, लेकिन कैसे करी है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। कर्क लगन की वजह से और चलित में भी उनके दशम भाव मध्य का जो स्वामी बैठता है वो मंगल है, क्योंकि कर्क लगन से दशम भाव मंगल, लेकिन चलित में भी मंगल बैठता है। वो मंगल दशमांश में तुला राशि में है और सर्वाष्टक वर्ग में दशमांश के इस राशि में 33 शुभ रेखाएं हैं और मंगल के अष्टक वर्ग में 6 शुभ रेखाएं हैं। मैं इनके बारे में अधिक नहीं जानता, लेकिन छठा भाव अगर हम इसको थोड़ा सा इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि हम जितना जानते हैं उसमें कहां तक ये बात आती है, तो छठा घर जो है वेलफेयर का भी होता है। तो उनके लेख, ये जो भी उन्होंने लिखा, उनकी कृतियां और उनका जो जीवन है वो एक तरह से परोपकार में ही बीता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड थे। खैर मैं आगे चलता हूं। और क्योंकि तुला राशि है, ये जो है वायु तत्व प्रधान राशि है, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को सपोर्ट भी करती है, इस चीज को जो है अनुमोदन भी करती है, क्योंकि यहाँ पे अगर अग्नि तत्व राशि होती तो कुछ मतलब और हो जाता उसका। ये जो है वायु तत्व राशि है, जो एक इंटेलेक्चुअल साइन भी है। तो अपनी बौद्धिक स्तर से ये मदद दिखाता है, दूसरों के वेलफेयर दिखाता है। मैं इनके बारे में अधिक नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूं वो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। यहाँ आप सबसे पहले ये देखिए कि ये जो दशमांश में जो सर्वाष्टक वर्ग है उसमें किस किस वर्ग में 30 या उससे अधिक रेखाएं हैं। तो आप देखेंगे कि तृतीय भाव जो कर्क राशि में है, तृतीय घर जो कर्क राशि में, उसमें 30 शुभ रेखाएं हैं। चौथा घर जो सिंह राशि में, उसके अंदर 31 शुभ रेखाएं हैं। छठे भाव घर का मैंने बता दिया। आठवां घर ये देखिए, इसमें सर्वाष्टक वर्ग में 31 शुभ रेखाएं और 10वें घर में भी 31 शुभ रेखाएं हैं और 9वें घर में भी 31 शुभ रेखा। 9वें घर को मैं इसमें सम्मिलित नहीं कर रहा हूं। तो अब मैं आगे प्रारंभ करता हूं। तृतीय भाव, जैसा मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में बतलाया था कि ये लेखन का भी होता है, पंचम भी होता है, लेकिन तृतीय भी माना जाता है, क्योंकि राइटिंग की जो योग्यता वगैरह सब
निर्णय लेने की, ये सब योग्यताएं तृतीय घर से देखी जाती हैं। तो ये राइटिंग का भी घर है, एंकरिंग का भी, बहुत चीजों को मैंने पिछले इसमें बता दिया, मेरी पिछले वीडियो देख लेना। तो यहाँ इसका स्वामी तृतीय घर का स्वामी 10वें घर में बैठा है, और 10वें घर में दशमांश में जो तृतीय घर का स्वामी चंद्रमा है वो दशमांश के अंदर, 10वें घर के अंदर, और इसके खुद दशमांश के खुद अष्टक वर्ग में इसके 7 शुभ रेखाएं, यानी अधिकतम 8, इसके पास 7 है, और सर्वाष्टक वर्ग में रेखाएं। तो समझो कि इनकी लेखन, जरा ध्यान दीजिए विद्यार्थियों इस बात पे कि इनका लेखन कितना उत्कृष्ट कर रहा होगा, जरा इसी बात पर आप ध्यान दीजिए। और ये चंद्रमा राहु के साथ है। यहाँ चंद्रमा राहु, जो कि तथाकथित ज्योतिषी बहुत बुरा एक योग मानते हैं, लेकिन राहु छोर है, ये पराकाष्ठा बताता है। राहु और केतु छोर है, ध्रुव है, ये पराकाष्ठा बतलाते हैं, चंद्रमा के ध्रुव है। तो यहाँ पे चंद्रमा के साथ राहु चंद्रमा की इस विशेषता को बहुत मतलब तीव्रता से बल दे देता है, बढ़ा देता है, इमेजिनेशन, राइटिंग बियॉन्ड एस्टिमेशन कर देता है। तो यहाँ आप लोगों ने क्या एक मुख्य बिंदु नोट किया कि तृतीय भाव का स्वामी दशमांश में 10वें भाव में आके आदमी को एक उत्कृष्ट लेखक बनाता है। अब देखिए दशमांश के अंदर जो 10वें घर का स्वामी है शनि, वो 8वें घर में बैठा है, और अष्टक वर्ग में 4 शुभ रेखाएं। तो 4 का मतलब ना शुभ ना अशुभ, पर सर्वाष्टक वर्ग में 31 शुभ रेखाओं के साथ बैठा। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में आपको बतलाया था कि 8वां भाव यदि शुभ है तो ये आदमी को बहुत बड़ा रिसर्चर बना देता है, बहुत बड़ा रिसर्चर बना देता है। और CS पटेल इतने बड़े रिसर्चर थे, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरुवत कार्य भी किया है। जो आदमी किसी को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है, तो चाहे उसे दुनिया गुरु कहे ना कहे, वो गुरु ही हो जाता है। तो मैं भगवान पराशर कहते हैं, पराशर होता शास्त्र में अपने शिष्य मैत्रेय को बतलाते हैं कि जब 5वें भाव का स्वामी 4थे भाव में घर में होता है तो व्यक्ति गुरु होता है। मैंने इस विषय पे एक लेख लिखा था, जो आप मेरे ब्लॉग पे, मेरी फेसबुक पे देख सकते हैं। उसमें मैंने ये लिखा था कि ये योग दशमांश पे और कुछ अन्य वर्गों पे भी लागू होते हैं। ये मेरी रिसर्च है। तो ये दशमांश में यदि आप देखें, तो पंचम भाव घर का स्वामी बुध 4थे घर में विराजमान है, तो ये गुरु योग बन जाता है। अब मैंने उसमें एक बात एक अन्यत्र जोड़ी थी कि ये योग तब प्रबल हो जाता है जब इस पे गुरु की दृष्टि हो। यहां तो गुरु की दृष्टि नहीं है, दूसरा गुरु शुक्र होता है, या शुक्र की भी दृष्टि नहीं है। तो जो गुरु के पुत्र हैं उपग्रह यमकंटक, यदि आप देखें तो बुध यमकंटक के प्रभाव में है। तो ये गुरु योग उनका उसने सब गुना अधिक बढ़ा दिया है। मैंने यमकंटक में भी एक पोस्ट लिखी थी, आप चाहें तो उसे भी मेरे सोशल साइट्स पे जाके देख सकते हैं, काफी पहले लिखी थी। अब आप एक बात देखिए कि बुध यमकंटक और केतु ये दशमांश सर्वाष्टक में 31 शुभ रेखाओं के साथ है, 28 से भी ज्यादा, 31 शुभ रेखाओं के साथ है। अब यहां पर एक विचित्र योग का निर्माण होता है। वो योग मैंने
लेजेंडरी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर बी.वी. रमन की अष्टक वर्ग पर लिखी एक पुस्तक, नाम मेरा ध्यान नहीं आ रहा, उसमें एक उन्होंने लिखा था कि जब केतु बुध के अष्टक वर्ग में तीन, कम से कम तीन बिंदु शुभ, मैं उन्होंने बिंदु शुभता के लिए बिंदु माना है, तो तीन बिंदुओं से युक्त होकर कम से कम पांचवें घर में या पंचमेश के साथ हो तो व्यक्ति प्रखर ज्योतिषी होता है। इस संबंधी कई अन्य कलाओं का ज्ञाता भी होता है। मैंने इस पर भी एक पोस्ट लिखी थी और वो बहुत चर्चित पोस्ट भी रही है। मैंने उसमें यह बताया था कि ये योग दशमांश और कुछ अन्य वर्गों पर भी लागू होते हैं। अगर मैंने दशमांश नहीं भी बताया तो दशमांश क्योंकि कर्म है तो स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो यहां पे यदि आप देखेंगे तो पंचम भाव का स्वामी बुध केतु के साथ चौथे भाव में युति कर रहा है दशमान चक्र में, और जहां केतु बुध अष्टक वर्ग में केतु के पास तीन शुभ रेखा बताई, इसमें 5 है, 2 अधिक है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि कितना गुरु योग प्रबल है इनकी कुंडली में और कितना ज्योतिष ज्ञान का योग, ज्योतिषी बनने के योग प्रबल है। जहां मैंने मात्र दशमांश चक्रिका को ही मैंने वर्णन किया है। अब देखिए, अंत देखिए इनकी, अब मैं आगे अब मैं आप यह बताने जा रहा हूं आपको कि दशमांश चक्र स्वतंत्र रूप से भी कार्य करता है, मैंने अभी बताया। तो वो सब तथाकथित ज्योतिषी जो कहते हैं कि जो वर्ग हैं वो राशि के अधीन होते हैं, उन्होंने गहन अनुसंधान नहीं किया है। राशि तो स्वयं एक वर्ग है। हाँ, यह बात सत्य है कि राशि के की चक्र की या चलित चक्र की आवश्यकता होती है, पर वर्ग के दशमांश जैसे वर्ग या अन्य कोई वर्ग हो, उसकी स्वतंत्र सत्ता से भी की भी हम अवहेलना नहीं कर सकते। दशमांश चक्र शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, दोनों को जोड़ दें तो 10 आता है। तो ये कर्म फल बोधक चक्र है। विद्यार्थियों, इस चक्र का बड़ी गहनता से अध्ययन करना चाहिए, बहुत ही गहनता से। खाली किताबें पढ़ने से, शास्त्रों को कोट करने से, शास्त्रों को का हवाला देने से ज्योतिष नहीं आ सकता। ज्योतिष आता है अनुसंधान से। कितना आप अनुसंधान कर रहे हैं, कितनी गुरु की अनुकंपा आपके ऊपर है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं आ सकता। आ जाएगा, मना नहीं करता, लेकिन उसमें इतने साल लग जाएंगे, आप साल लग जाएंगे कि खुद गुरु बन जाओगे। और वो सारा ज्ञान मात्र गुरु के चरणों में बैठने से मिल जाता है। तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आपको इस लेक्चर से दशमांश के इस पंचम भाग से एवं मेरे अनुभव से लाभ हुआ होगा। एक बार फिर मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं। खुश रहो। नमस्कार।